तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक डुरेन नाम के आदमी को दिखाया गया जो जंगल में भाग रहा था और पीछे से पुलिस के गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही थी। काफी देर जंगल में भागने के बाद जैक हडसन नदी के किनारे पहुंच गया और ये समय जनवरी 1946 का था। जैक ने अपना ओवरकोट निकालकर हडसन नदी में फेंक दिया और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली। उस अंगूठी को देखकर जैक ने वो अंगूठी भी नदी में फेंक दी और जैक वहां से भाग गया। मूवी में आगे हमें इस घटना के 1 साल पहले का समय बताया गया, अगस्त 1945 का, जब जैक अमेरिकन आर्मी का कर्नल हुआ करता था और जैक को पोस्टिंग पर एक नई जगह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट भेजा गया। ये वो समय था जब जर्मनी युद्ध में हार चुका था और अब जर्मनी की सारी विरासत, उसकी संपत्ति पर अमेरिका और उसकी एलाइड फोर्सेस का कब्जा था। इसी तरह जर्मनी के शाही परिवार का किला था जिस पर अमेरिका की फोर्सेस ने कब्जा जमा लिया था। जैक की नई पोस्टिंग भी इसी किले में थी। जब जैक पहली बार उस किले पर पहुंचा तब प्रिंसेस सोफिया उस किले को छोड़कर जा रही थी। जैक महल में गया तब उसे कैथलीन नैश नाम की लड़की दिखाई दी। कैथलीन को देखकर जैक ने कहा, लेफ्टिनेंट, क्या ये आपके रेगुलर फुटवेयर है? कैथलीन ने कहा, नहीं, लेकिन कर्नल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर जैक कैथलीन को कहने लगा, चलो फॉर्मेलिटी छोड़ दे, मेरा नाम जैक डुरेंट है। जैक कैथलीन से उसका नाम पूछ के उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। कैथलीन भी जैक की बातों का सीधा जवाब न देकर वहाँ से चली गई। अब शाम को किले में पार्टी थी जब आर्मी के लोग आपस में डांस कर रहे थे। कैथलीन भी एक बूढ़े और काफी सीनियर मेजर के साथ डांस कर रही थी। तभी जैक के पास मेजर माइकल नाम का एक दूसरा आर्मी ऑफिसर आया। मेजर माइकल वही आदमी था जिसकी पोस्टिंग इस किले में थी। जैक मेजर माइकल से पूछने लगा, आपकी नई पोस्टिंग कहाँ पर हुई? माइकल ने कहा, वहीं पर जहाँ जर्मनी के लोगों पर केस चलाए जा रहे। माइकल की नजर भी कैथरीन पर पड़ी और वो कैथरीन के पास जाकर उससे डांस के लिए पूछने लगा। तब कैथरीन भी माइकल के साथ डांस करने लगी और जैक ये सब खड़ा होकर देख रहा था। तभी एक जूनियर ने आकर कैथरीन को कुछ कहा और कैथरीन उस तरफ जाने लगी। तब जैक भी उस तरफ जाने लगा। वो सभी महल में बने एक गुप्त कमरे की तरफ जाने लगे जहाँ पर काफी सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी। कैथरीन अंदर जाकर एक शराब की बोतल बाहर ले आई। तभी जैक वहाँ पहुंचकर पूछने लगा, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तब कैथरीन जैक को बताने लगी, महल का ये कमरा सार्जेंट राय ने ढूंढा है। जैक उस कमरे के अंदर गया तो अंदर काफी महंगी शराब की बोतलें थी। तब कैथरीन जैक से कहने लगी, शराब जब्त करने के बारे में यूएस आर्मी का क्या कोड है? जैक ने कहा, यूएस आर्मी बस जर्मन वॉर मशीनों को ही जब्त करेगी और बाकी शराब की बोतलों पर जंग जीतने वालों का अधिकार होगा। ये सुनकर मेजर माइकल एक शराब की बोतल वहां से ले गया। आगे हमें सार्जेंट रॉय टार्टल को दिखाया गया जो एक लोकल आदमी के साथ शराब पी रहा था और वो जर्मन आदमी रॉय को बताने लगा, प्रिंसेस सोफिया के पास कई सारी महंगी पेंटिंग्स और काफी सारा खजाना भी था जिसमें डायमंड और काफी सारी ज्वेलरी भी थी और प्रिंसेस सोफिया के किला छोड़कर जाने से पहले किले में एक आदमी आया था। पता लगा है कि उसने किले में कुछ दीवारें बनाई थी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसेस सोफिया का खजाना उस दीवार के पीछे छिपाया गया हो। दूसरी तरफ मेजर माइकल अपनी नई पोस्टिंग पर जाने के लिए निकल रहे थे। तब जैक उन्हें उपहार के तौर पर उनके साथ कुछ शराब की बोतलें भी भिजवाता है। तब सार्जेंट राय, कैथलीन और वाइस नाम का वो जर्मन आदमी किले में उस दीवार को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ जैक डुरेंट भी आ गया और उसने उन तीनों को देख लिया। जैक डुरेंट ने उनसे सवाल किया, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वाइस नाम का वो लोकल जर्मन आदमी कहने लगा, मुझे वो दीवार मिल गई। ये दीवार कच्ची है, पक्का इसी के पीछे कुछ छुपाया गया होगा। वाइस नाम का जर्मन आदमी सार्जेंट रॉय के साथ मिलकर उस दीवार को तोड़ने लगा। दीवार को तोड़ने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो नीचे की तरफ जा रहा था। वो चारों उस रास्ते की तरफ जाने लगे और एक कमरे तक पहुंच गए जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ी संदूक दिखाई दी। तब सार्जेंट रॉय ने उस संदूक का ताला तोड़ के उसे खोल दिया। तब उन लोगों ने देखा कि वो पूरा संदूक हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। उस संदूक में काफी बेशकीमती ज्वेलरी और डायमंड थे। तब वाइस नाम का जर्मन आदमी कहने लगा, ये प्रिंसेस सोफिया की खानदानी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी कितनी महंगी है इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन होगा। उस संदूक में काफी सारे बेशकीमती हीरे और बड़े बड़े नेकलेस रखे हुए थे। तब जैक सार्जेंट रॉय से कहने लगा, तुम यहाँ पर ये सब करने आए थे? सार्जेंट रॉय ने कहा, आप भी तो यहाँ यही करने आए थे। ये सुनकर जैक सार्जेंट रॉय और कैथलीन को धमकाने लगा, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को पकड़वा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अमीर बनना है तो मेरी बात माननी होगी। ये सारा खजाना ले जाकर लेफ्टिनेंट कैथलीन के कमरे में छिपा दो और किसी को ये बात कानो कान नहीं पता लगनी चाहिए। और आगे जैक वॉइस नाम के उस जर्मन आदमी से कहने लगा, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो हम तुम्हें नाजी बतलाकर सबके सामने शूट कर देंगे। आगे सार्जेंट राय और वॉइस ने उस संदूक को उठाकर कैथलीन के कमरे तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया तो यस जरूर टाइप कीजिए। अब रात में कैथलीन के कमरे में जैक और कैथलीन उस खजाने को देख रहे थे और खजाना देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और खुशी के मारे जैक और कैथलीन एक दूसरे को किस करने लगे और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगे। अगले दिन जैक अपने ऑफिस में था, तभी उसका जूनियर डेविड उसके पास आया। डेविड कहने लगा, वॉइस नाम का जर्मन आदमी जो हमारी आर्मी के लिए काम कर रहा था, आज सुबह हमें उसकी लाश मिली और उसकी जेब में एक डायमंड भी मिला।
डेविड जैक को इशारों इशारों बताने लगा कि उसे पता है कि उनके हाथ एक खजाना लगा है। और डेविड जैक से कहने लगा, सर मैंने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा, लड़ाई में भी नहीं, और मैं भी चाहता हूँ आप भी मेरा साथ कभी ना छोड़े। डेविड जैक को बताना चाह रहा था कि यदि उनके हाथ में कोई अमीर बनने का मौका लगा है तो वो उसका फायदा उसे भी पहुंचाए। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया गया कि डेविड और कैथलीन के रूम में थे और डेविड अपने आंखों के सामने उस रॉयल ज्वेलरी को देख रहा था। खजाने को देखकर डेविड कहने लगा, इतने बड़े खजाने की कीमत का पता लगाना भी काफी मुश्किल होगा। हमें एक खजाना बेचना है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हमें एक खजाना किसी तरह से यूएस ले जाना होगा। और सवाल ये उठता है कि हम इस खजाने को यूएस कैसे ले जाएंगे। जैक कहने लगा, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, तुम ही कोई सोल्यूशन ढूंढो इस खजाने को यूएस पहुंचाने के लिए। डेविड ने कहा, लेकिन सर्जन राय को इस खजाने के बारे में पता है, हम उसका क्या करेंगे। जैक ने कहा, तुम सर्जन राय की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया गया कि जैक अपने ऑफिस में था, तभी सर्जन रॉय गुस्से में उसके ऑफिस में आया। एक्चुअल में सर्जन राय को एक लेटर आया था जिसके अनुसार उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उस लेटर को देखकर सर्जन राय ने कहा, ये जरूर तुम्ही ने करवाया होगा। जैक ने कहा, सर्जन रॉय आप पिछले 20 सालों से काम कर रहे, आपने लड़ाइयाँ भी लड़ी, तो क्यों ना आप छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ। मैंने न्यूयॉर्क में एक आदमी को ढूंढा है जो हमारा खजाना बिकवाने में हमारी हेल्प करेगा। उस आदमी का नाम रूबेन मार्केल है। तब जैक ने वहाँ से एक रिपोर्ट निकालकर रॉय को दिखाई और रॉय उस फाइल को देखकर कहने लगा, ये सब बकवास है। असल में उस फाइल में एक मरते हुए सिपाही का स्टेटमेंट था जिसमें मरते हुए सिपाही ने बताया था कि सार्जन रॉय ने उसे मारा है। ये फाइल असल में जैक ने डॉक्टर से बनवाई थी। जैक कहने लगा, अगर ये फाइल मैंने अदालत में पहुंचाई तो तुम्हें सजा होगी, इसलिए आगे से मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। जब खजाना बिकेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। किले की मालकिन सोफिया ने किले के कमांडिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी सीधा कैथलीन की डेस्क पर आई। कैथलीन उस चिट्ठी को लेकर सीधा जैक के पास गई और वो उसे बताने लगी, प्रिंसेस सोफिया की चिट्ठी आई है और चिट्ठी में लिखा है कि प्रिंसेस सोफिया किले में वापस आना चाहती है। उनका कहना है कि उनका किले में कोई सामान है, वो उसे यहाँ से ले जाना चाहती है क्योंकि वो दोबारा शादी कर रही है। तब जैक ने कहा, यानी प्रिंसेस सोफिया अपनी ज्वेलरी लेने आने वाली है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें इस खजाने के बारे में जल्दी सोचना होगा कि हम इसे यूएस कैसे भेजेंगे। डेविड भी यही सोचने लगा और वो पूरी कोशिश करने लगा ताकि वो लोग वो खजाना यूएस भेज सके। अगले दिन डेविड कैथलीन और जैक से मिला और कहने लगा, वर्ल्ड वार के खुकार योद्धा जनरल पैटन यहाँ पर आने वाले हैं, वो 2 हफ्ते यहाँ पर रुकेंगे। जैक ने कहा, जनरल पेटर यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा। डेविड ने कहा, वो यहाँ पर रुककर सीधा वॉशिंगटन जाएंगे और उनके सामान की तलाशी कोई लेने की सोच भी नहीं सकता, उनके सामान की कोई तलाशी नहीं ली जाएगी। अगर हम हमारे सामान का बक्सा भी उनके लगेज में रखवा देंगे तो हमारा सामान भी न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। जैक ने कहा, तो तुम जनरल डिलीवरी के जरिए खजाना भेजना चाहते हो। डेविड ने कहा, हाँ बिल्कुल, कोई सोच भी नहीं सकता कि हम जनरल डिलीवरी के जरिए खजाना भेजेंगे। अगली रात डेविड घबराया हुआ वापस जैक के पास आया और वो जैक से कहने लगा, अभी अभी खबर मिली है कि वर्ल्ड वार 2 के हीरो जनरल पैटन का एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हमारा लगेज भेजने का प्लान भी कैंसिल हो गया, अब हम लगेज कैसे भेजेंगे। आगे कैथरीन, डेविड और जैक तीनों एक साथ थे और वो तीनों ही काफी परेशान थे क्योंकि वो उस खजाने को कहीं नहीं बेच पा रहे थे और प्रिंसेस सोफिया भी खजाने को लेने जल्द आने वाली थी। तभी जैक को एक आइडिया आया और वो कहने लगा, क्यों ना हम उन ज्वेलरी में से सारे डायमंड निकाल ले, इस तरह से डायमंड ले जाना हमारे लिए आसान होगा। हम डायमंड को कोट या कपड़ों में छिपाकर ले जा सकते हैं। कैथरीन को भी ये आइडिया पसंद आया और वो कहने लगी, मैं एक फर वाले जैकेट में सारे डायमंड छिपा लूंगी, मेरे कपड़े की कोई चेकिंग भी नहीं करेगा और मैं यूएस पहुंच जाऊंगी। तीनों लोग इस प्लान पे काम करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद वो सारी ज्वेलरी के अंदर से डायमंड को निकालने लगे और जैक ने कैथरीन के लिए एक स्पेशल परमिशन बनवाई, जिस परमिशन में जैक ने लिखवाया कैथरीन की बहन को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उसे रातों रात अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद जैक और डेविड ने कैथरीन को न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया। तब डेविड जैक को कहने लगा, कहीं ऐसा ना हो कल सुबह हम अफसोस में डूबे रहे और कैथरीन हमें धोखा दे दे। जैक ने कहा, कैथरीन ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरी मदद के बिना कैथरीन इन डायमंड्स को नहीं बेच पाएगी। मूवी के अगले सीन में हमें बताया गया कि कैथरीन सेफली न्यूयॉर्क में पहुंच गई और आर्मी लेफ्टिनेंट होने के कारण किसी ने उसकी तलाशी भी नहीं ली। अपने होटल रूम में पहुंचकर कैथरीन ने वो सारे डायमंड कपड़ों की थैलियों में बांध दिए और सभी डायमंड को होटल के वेंटिलेशन डक्ट पे छिपा दिया। 2 हफ्ते बाद जैक डुरेंट की पोस्टिंग भी खत्म हो गई तो वो भी न्यूयॉर्क के लिए निकल गया, जहां पर एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने कैथरीन आई। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफिया भी अपने किले पर पहुंची, जहां पर एक नया कमांडिंग ऑफिसर था। प्रिंसेस सोफिया कमांडिंग ऑफिसर से अपनी ज्वेलरी के सिलसिले में मिलने के लिए आई थी। होटल रूम में पहुंचने के बाद जैक और कैथरीन भी इंटीमेट होने लगे। दूसरी तरफ जैक अपने फ्रेंड रूबेन मार्केल से मिला और जैक ने रूबेन को एक डायमंड रिंग दिखाई
और रिंग देखते ही रुबेन मार्कल समझ गया कि ये डायमंड काफी कीमती होंगे। जैक ने रुबेन मार्कल से कहा, मेरे पास इस तरह के डायमंड और भी है। रुबेन मार्कल ने कहा, कितने होंगे? जैक ने कहा, इतना डायमंड कि तुम एक राजा की फिरौती दे सकते हो। रुबेन मार्कल ने कहा, तो तुम्हें इन सब डायमंड का कितना पैसा चाहिए होगा? कैथरीन ने कहा, $2 मिलियन। ये सुनकर रुबेन मार्कल शॉक रह गया। रुबेन ने कहा, मैं एक टॉमी नाम के आदमी को जानता हूँ जो तुमसे खजाना खरीद सकता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस सोफिया अपने खजाने को लेने के लिए किले में उस जगह पर पहुंची जहां पर उसने ज्वेलरी छुपाई थी, लेकिन दीवार तोड़ने पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। इसलिए आर्मी के ऊपर भी दबाव आ चुका था उस खजाने को ढूंढने का। रुबेन ने जैक से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात टॉमी से करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 10% कट चाहिए होगा। तब जैक भी रुबेन को उसका कट देने के लिए तैयार हो गया। जब कैथरीन और जैक अपने होटल रूम में पहुंचे, कैथरीन ने देखा कि जिस वेंटिलेशन डक्ट में उसने डायमंड छिपाए थे वो भी गायब थे। जैक कैथरीन से पूछने लगा, इस जगह के बारे में और कौन कौन जानता है? कैथरीन ने कहा, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, बस तुम्हारा वो कमीना दोस्त रुबेन मार्कल ही जानता था कि हम यहाँ पर ठहरे। जैक ने कहा, वो यहाँ पर कैसे पहुंच सकता है? हम रेस्टोरेंट से उससे पहले निकले थे। कैथरीन ने कहा, हम लोग यहाँ पर 20 ब्लॉक पैदल चल के आए, हो सकता है उसने कोई टैक्सी ले ली हो यहाँ पर जल्दी आने के लिए। तब जैक कैथरीन को लेकर रुबेन मार्कल के ऑफिस में गया। तब उन्होंने देखा कि रुबेन मार्कल के ऑफिस में रुबेन मार्कल मृत पड़ा था। जैक रुबेन के पास गया और उसने वहां से उसकी डायरी उठा ली और जैक ने देखा कि रुबेन के मुंह में एक मरीन का टैग था। वो टैग लेकर रुबेन और कैथरीन वहां से निकल गए। एक बार में जैक कैथरीन से कहने लगा, मुझे रुबेन के मुंह में ये मिला, ये मरीन टैग जरूर रॉय टाटल का होगा। इसमें लिखे हुए अक्षर समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है उसने इसे रेल की पटरियों पर रख दिया हो ताकि कोई इस मरीन टैग पर लिखा हुआ नाम पढ़ ना सके। और उसने ये टैग हमें यहाँ पर ये बताने के लिए रखा कि वो यहाँ पर आ चुका है। कैथरीन कहने लगी, सार्जेंट रॉय को कैसे पता चला कि हम रुबेन से मिलने वाले हैं? जैक ने कहा, ये मेरी गलती है, मेरे ही मुंह से निकल गया था कि हम न्यूयॉर्क में मार्केल रुबेन नाम के आदमी को ज्वेलरी बेचेंगे। दूसरी तरफ किले का कमांडिंग ऑफिसर परेशान था कि प्रिंसेस सोफिया का खजाना गायब हो गया। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर ने चोरी का पता लगाने के लिए मेजर माइकल को बुलाया और कमांडिंग ऑफिसर ने मेजर माइकल से कहा, प्रिंसेस सोफिया की शादी इंग्लैंड के होने वाले राजा से होने वाली है, इसलिए हमारे ऊपर इंग्लैंड से भी काफी दबाव आ रहा है और हमें चोरी का केस किसी भी तरह से सॉल्व करना होगा, वरना सभी को यही लगेगा कि इस खजाने की चोरी यूएस आर्मी ने की है। न्यूयॉर्क में जैक और कैथरीन अपना होटल चेंज करके एक दूसरे होटल में रहने के लिए चले गए। तब जैक ने कहा, हम रुबेन मार्कल के साथी टॉमी मेलोनी से मिलने जाएंगे, जिसके बारे में रुबेन ने हमें बताया था कि वो डायमंड की डील कर सकता है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉमी मेलोनी आखिर काम किसके लिए करता है? कैथरीन कहने लगी, आखिर हम उस खरीदार को ढूंढ के करेंगे क्या? सार्जेंट राय ने डायमंड बेचकर अब तक पैसे भी ले लिए होंगे। जैक ने कहा, जब हमने डायमंड को ज्वेलरी से निकाला तो सार्जेंट राय को इस बारे में नहीं पता था कि आखिर हमने ज्वेलरी से कितने डायमंड निकाले। यानी जिस आदमी ने सार्जेंट राय के साथ डायमंड की डील भी की होगी, उसे भी नहीं पता होगा कि जर्मन राजघराने से कितने डायमंड चुराए गए, उतने ही डायमंड जितने सार्जेंट राय ने हमसे चुराए या फिर और ज्यादा। मुझे लॉस वेगास में एक बड़े डीलर के बारे में पता चला है जो आदमी बॉक्सिंग में काफी इंटरेस्टेड है। ऐसा हो सकता है कि टॉमी मेलोनी उसी आदमी के लिए काम करता हो। उस आदमी का नाम बेन कैसिडी है और वो एक क्लब में बॉक्सिंग मैच देखने आने वाला है। जैक के पास भी उस बॉक्सिंग मैच के 2 टिकट थे जो उसने टेबल पर रख दिए। कैथरीन और जैक बिना एक दूसरे से बातें किए अपने ख्यालों में खोकर सो गए। दूसरी तरफ मेजर माइकल प्रिंसेस सोफिया के खजाने की गुत्थी सुलझाने में लगे थे। भी मेजर माइकल की नजर एक फाइल पर पड़ी, जिस फाइल में जैक, कैथरीन और सार्जेंट राय की लिविंग एप्लीकेशन थी, यानी ये तीनों ही जॉब से ब्रेक ले चुके थे। इन एप्लीकेशन को देखकर मेजर माइकल का शक इन तीनों पर गया। जैक भी सुबह अपने रूम में जागा तो उसने देखा कि वहाँ पर कैथरीन नहीं थी। जैक समझ गया कि कैथरीन उसे छोड़कर जा चुकी है। तब मेजर माइकल डेविड से जाकर मिले जो जैक का काम करता था। मेजर माइकल डेविड से कहने लगे, तुम इस चोरी वाले केस से बच सकते हो यदि तुमने सब कुछ सच बता दिया। डेविड ने भी दबाव में आकर सब कुछ कबूल कर लिया कि उन लोगों ने क्या क्या किया। दूसरी तरफ कैथरीन भी उस बॉक्सिंग मैच में पहुंच गई जिसका जिक्र जैक ने किया था। कैथरीन वहां पर जाकर बेन कैसिडी नाम के आदमी की चेयर पर बैठ गई। तभी वहां पर बेन कैसिडी का आदमी टॉमी आकर कहने लगा, ये आपकी चेयर नहीं है। लेकिन बेन कैसिडी कैथरीन को कुछ न बोलकर उसके पास बैठ गया और बेन कैसिडी कैथरीन से इम्प्रेस होकर उससे बातें करने लगा। कैथरीन भी बेन से फ्लर्ट करने लगी और उसने अपने होटल रूम का नंबर उसे दे दिया जहां पर बेन को उसने रात 10 बजे बुलाया था। दूसरी तरफ जैक एक थिएटर में जाकर वहां से नकली ज्वेलरी चुरा कर ले आया और उसने अपने रूम पर जाकर ज्वेलरी से सारे डायमंड निकाल लिए। रात में बेन ने भी कैथरीन को उसके होटल रूम से पिक किया और एक बार में कैथरीन बेन को बताने लगी कि वो यूएस आर्मी में रह चुकी है। वो और उसके बॉयफ्रेंड जैक की जर्मनी के एक किले में पोस्टिंग थी। वहाँ की महारानी ने एक तहखाने में काफी सारा खजाना छिपाया जो उन्हें मिल गया। हमने हमारे एक साथी सार्जेंट रॉय के साथ मिलकर वो खजाना चुरा लिया
और हम किसी तरह उसे अमेरिका ले आए। यहाँ पर आकर सार्जन राय ने हमें धोखा दिया और उसने हमसे डायमंड चुराकर आपको बेच दिए। लेकिन सार्जन राय को ये बात नहीं बताती कि उनके पास उस डायमंड का आधा हिस्सा था, बाकी के आधे डायमंड अभी भी मेरे पास है। ये बात मैंने मेरे बॉयफ्रेंड जैक को भी नहीं पता चलने दी और जैक से छिपाकर मैं वो आधे डायमंड आपको बेचना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जैक भी अकेले एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर मेजर माइकल आ गए। माइकल को देखकर जैक हैरान हो गया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि माइकल उससे पूछताछ करने के लिए आया है। तब जैक ने माइकल से कुछ नहीं छुपाया और उसने उसे सब कुछ बता दिया कि सार्जन रॉय ने हमारे पास से वो डायमंड चुरा लिए और उसे शक है कि कैथलीन भी सार्जन रॉय का साथ दे रही है। कैथलीन भी मुझे छोड़कर भाग गई, उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। माइकल ने कहा, मुझे तो बस उस खजाने से मतलब है, किसी तरह से वो मुझे मिल जाए। तब जैक ने कहा, मैं तुम्हें खजाना दिलवा सकता हूँ और तुम भी इस बड़ी चोरी के लिए सार्जन रॉय और कैथरीन को फंसा सकते हो। दूसरी तरफ बैन कैथरीन को अपने घर ले गया तो बैन का घर काफी आलीशान था और कैथरीन भी बैन के घर को देखकर उसे देखती रह गई। बैन भी कैथरीन को देखने लगा और उसने उसे पकड़ लिया। कैथरीन बैन से पूछने लगी, तुम उन डायमंड का क्या करोगे? बैन ने कहा, मैं उसे अपने पास रखूंगा और 5 साल बाद उनकी कीमत बढ़ जाएगी। और ऐसा कहकर बैन कैथरीन के साथ इंटीमेट होने लगा। अगले दिन सुबह बैन अपने आदमी टॉम से बात कर रहा था, तभी वहाँ कैथरीन आ गई और कैथरीन बैन से कहने लगी, मेरा सामान मेरे होटल रूम में क्या कोई ला देगा? तब बैन ने अपने आदमी टॉमी से कहा, कैथरीन का सामान ले आओ। बैन ने कैथरीन के पास जाकर उससे पूछा, बाकी के डायमंड कहाँ हैं जो तुम्हारे पास थे? कैथरीन ने कहा, वो डायमंड मेरी बहन के पास है, मैं जब चाहे उसे फोन करके वो मंगवा सकती हूँ। बैन ने कहा, तो फोन तुम्हारे पास है, अपनी बहन को कॉल करो। कैथरीन भी बैन की बात मानकर अपनी बहन को कॉल करने लगी। जैक ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसे उसके होटल के बाहर टॉमी नाम का आदमी दिखाई दिया, जो कि कैथरीन के रूम से उसका सामान लेने के लिए आया था। तब टॉमी का पीछा करके जैक भी बेन कैसिडी के वहां पहुंच गया और जैक ने बेन कैसिडी से मिलने के लिए अपना नाम सार्जन रॉय टाटल बताया। सार्जन रॉय टाटल का नाम बताकर जैक बेन कैसिडी से मिला, क्योंकि बेन कैसिडी ने कभी भी रॉय टाटल को नहीं देखा। उसने अपने आदमी टॉमी के जरिए ही सार्जन रॉय टाटल के साथ डायमंड की डील की थी। बेन कैसिडी जैक से कहने लगा, मिस्टर टाटल, आप यहाँ पर क्यों आए? मेरे आदमी टॉमी की आपके साथ पहले डील हो चुकी है। मैं काफी व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। जैक ने कहा, मेरे पास और काफी सारे डायमंड है, फिर भी नहीं। मैंने सुना है आपके पास काफी सारा पैसा है। जैक ने एक डायमंड रिंग निकालकर बेन कैसिडी को दी। तब बेन कैसिडी ने वो डायमंड देखकर कहा, तुमने मेरे आदमी मेलोनी को एक ही बार में सारे डायमंड क्यों नहीं बेचे? जैक कहने लगा, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो एक ही बार में आपको सारे डायमंड बेच दूं। मैं देखना चाहता था कि पहले सौदे के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। बेन कैसिडी ने कहा, चलो बताओ तुम्हें डायमंड का कितना पैसा चाहिए? तब जैक ने वहां पर कैथलीन के दस्ताने देख लिए और उसे देखकर जैक ने कहा, $2 मिलियन। मुझे फ्लाइट से रियो के लिए निकलना है, उससे पहले मैं डील करना चाहता हूँ। आपके पास रात 8 बजे का समय है, मुझे पैसे का इंतजाम करके दे दीजिएगा तो मैं आपको वो डायमंड दे दूंगा, नहीं तो मैं वो डायमंड अपने साथ लेकर रियो निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर जैक चला गया। कैथरीन भी बेन के कमरे में थी और वो जैक और बेन की सारी बातें सुन रही थी। जैक के जाने के बाद बेन कैथरीन को कहने लगा, तुम्हारा पहले वाला पार्टनर रॉय टाटल यहाँ पर आया था और वो भी मुझे कोई डायमंड बेचना चाहता है। कैथरीन कहने लगी, मैं उसे मार दूंगी, उसने मेरे आधे डायमंड चुरा लिए। बेन ने कहा, शांत रहो, वो जा चुका है और उसने मुझे ये भी बोला है कि आधे डायमंड उसके पास है और वो मुझे ये डायमंड भी बेचना चाहता है। कैथरीन कहने लगी, मैं वो डायमंड मेरी बहन के पास है, ना कि रॉय टाटल के पास। वो आदमी झूठा है, मैं उसके साथ महल में समय गुजार चुकी हूँ, वो काफी झूठ बोलता है। बेन ने कहा, ये बात तो पक्की है, तुम में से एक कोई झूठ बोल रहा है। मुझे यकीन है कि वो तुम बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। टॉमी कैथरीन का सामान लेकर आया। तब बेन ने उसे कहा, वो पागल आदमी रॉय टाटल तुम्हारे बारे में पूछता हुआ मेरे पास आ गया और उसने मुझे बताया कि उसके पास और डायमंड है जो वो मुझे बेचना चाहता है। तभी वहाँ कैथरीन आ गई और बेन ने कहा, ये लो तुम्हारा सामान, मुझे अभी पैसों का इंतजाम करने बाहर जाना होगा, टॉमी अभी यहाँ रहेगा। बेन ने टॉमी से कहा, अगर मेरे आने से पहले रॉय टाटल का कॉल आ जाए तो उसे कहना मैं उसे शाम को 8 बजे वेंडरबिल्ट में मिलूंगा। बेन जाने लगा। तब नीचे मेजर माइकल भी मौजूद था और वो बेन पर नजर रख रहा था। बेन के ऑफिस से निकलने के बाद कैथरीन भी बेन के ऑफिस में सभी दूर वो डायमंड ढूंढने लगी जो डायमंड बेन ने रॉय टाटल से खरीदे थे। काफी देर ढूंढने के बाद सेफ में भी उसे वो डायमंड नहीं मिले। तब बाहर मौजूद टॉमी को भी अंदर से कुछ आवाज आने लगी। टॉमी ने अंदर जाकर देखा, तब कैथरीन किसी से फोन पर बोल रही थी, मेरे पास मेरा बैग तो आ गया लेकिन मुझे वो डायमंड नहीं मिले और ये लोग मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे। आज शाम को 8 बजे बेन वेंडरबिल्ट में मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर टॉमी ने कैथरीन को एक पंच मार दिया और कैथरीन वहीं गिर गई। कैथरीन को होश आया तो उसे उसकी आंखों के सामने रूम में लगा शैंडलियर दिखाई दिया। कैथरीन ने देखा कि शैंडलियर की रोशनी ऊपर छत पर भी पड़ रही थी और उस रोशनी में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे थे। कैथरीन ने ऊपर चढ़कर शैंडलियर के अंदर से देखा तो वो पूरा डायमंड से भरा हुआ था। यह देखकर कैथरीन उन डायमंड्स को बिस्तर पर फेंकने लगी। बेन वापस आया। तब तक कैथरीन ने सारे डायमंड को छोटे छोटे टिश्यू पेपर में पैक कर दिया
लिया और डायमंड के सारे पैकेट्स को अपने बैग में रख दिया और ब्रीफकेस के अंदर कवर का एक हिस्सा लगा दिया ताकि किसी को ब्रीफकेस के अंदर डायमंड दिखाई न दे। बेन वापस आकर टॉमी से पूछने लगा, क्या सब कुछ ठीक है? टॉमी ने कहा, मुझे बस उसे थोड़ा मारना पड़ा क्योंकि वो किसी को कॉल कर रही थी। बेन वापस कमरे में आया तो उसने देखा शैंडलियर से अभी भी रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। बेन समझ गया कि डायमंड अभी भी शैंडलियर में है। बेन कैथरीन के पास गया, तब कैथरीन ने बेन को एक थप्पड़ मारा और वो कहने लगी, तुमने देखा तुम्हारे आदमी ने मेरे साथ क्या किया? मैंने नाजियों के साथ युद्ध लड़ा और आज तक किसी नाजी ने मुझे टच तक नहीं किया। मुझे युद्ध में एक खरोच तक नहीं आई और तुम्हारे इस आदमी ने मेरे मुंह पर पंच मारा। मैं बस उसे बता रही थी कि मैं किस तरह के महल में रह रही हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ऐसा कहकर कैथरीन गुस्से से अपना ब्रीफकेस उठाकर वहाँ से जाने लगी। तब बेन ने उसे रोक लिया और कैथरीन कहने लगी, मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मैं डायमंड के लिए कोई और बार ढूंढूंगी। यह सुनकर टॉमी ने कैथरीन से उसका बैग ले लिया और बेन ने कहा, तुम्हें यहाँ पर मेरे सिवा और कोई बार नहीं मिलने वाला और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे पता करना है कि सार्जन राय या तुम में से मुझे कौन झूठ बोल रहा था और इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। टाटल के यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे सारे दाव पेच खत्म हो जाएंगे और तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे मूर्ख दिखना बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के लिए हमें पार्टी में जाना होगा, तुम तैयार हो जाओ। कैथरीन ने कहा, मेरी सिस्टर मुझसे मिलने आने वाली है और वो चाहेगी कि मैं उससे मिलूं। बेन ने कहा, टॉमी तुम्हारी सिस्टर को लेकर वेंडरबिल्ट में आ जाएगा। तब कैथरीन तैयार होने के लिए अपना सूटकेस लेकर अंदर चली गई। आगे कैथरीन रेडी होकर अपना सूटकेस लेकर बाहर आई और कैथरीन बेन से कहने लगी, डायमंड मिलने के बाद मैं निकल जाऊंगी, क्या तुम मेरा सूटकेस गाड़ी में रखवा दोगे? बेन ने कहा, तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम पैसा लेकर जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बेन ने अपने आदमी को बुलाकर उसे सूटकेस गाड़ी में रखवाने के लिए कहा। आगे बेन कैथरीन को लेकर पार्टी में जाने लगा और बेन कैथरीन से कहने लगा, आशा करता हूँ तुम्हारी बहन कैथरीन को मिल जाए। टॉमी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कैथरीन की बहन का वेट करने लगा, लेकिन कैथरीन की बहन जिस ट्रेन में आने वाली थी वो लेट थी। बेन कैथरीन को लेकर पार्टी में चला गया। तब कैथरीन ने अपने चेहरे का मेकअप साफ कर दिया, जिसके कारण उसके चेहरे पर चोट का निशान दिखाई देने लगा। यह देखकर बेन कैथरीन से कहने लगा, बाथरूम में जाकर इस घाव को ठीक करके आओ, नहीं तो लोगों को लगेगा मैंने एक छोटी लड़की को मारा है। यह सुनकर कैथरीन बाथरूम की तरफ चली गई। तभी वहाँ मैनी नाम का आदमी आ गया, डायमंड के असली या नकली होने का पता लगाने के लिए। कैथरीन को काफी देर हो गई थी। तब बेन बाथरूम के बाहर जाकर उसका वेट करने लगा। कैथरीन बाहर आई और बेन उससे कहने लगा, तुमने कितना समय लगा दिया? आगे बेन कैथरीन और मैनी को लेकर बिल्डिंग की एक सेल में गया और बेन वहाँ पर रॉय टाटल यानी जैक का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जैक वहाँ पर डायमंड का सूटकेस लेकर आ गया। तब बेन ने मैनी को डायमंड चेक करने के लिए कहा और बेन रॉय यानी जैक से कहने लगा, तुम लेफ्टिनेंट कैथरीन को जरूर जानते होंगे। बेन डायमंड चेक करके कहने लगा, यह असली है, शायद यह 180 या 190 कैरेट है। और डायमंड देखकर बेनी ने कहा, पहले वाली बेच में जो डायमंड थे ये वैसे ही है। जैक ने कहा, आपने डायमंड चेक कर लिए, अब मुझे मेरा पैसा दे दो। बेन ने जैक को पैसों का बैग दे दिया। जैक ने पैसा चेक किया और बेन कहने लगा, मेरा अंदाजा सही था, तुम में से एक ने मुझसे झूठ कहा था। तुमने मुझे डायमंड ला कर दिए, यानी इस महिला ने मुझसे झूठ कहा। कैथरीन ने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, टॉमी को मेरी बहन को लेकर आने दो। इसने और जैक ने शायद पहले डायमंड अलग कर लिए थे और इसने तुम्हें 2 बार बेच दिए। तब बेन ने रॉय यानी जैक को कहा, इसकी बहन अभी यहाँ पर आने वाली है, उसके पास भी डायमंड है। रॉय ने कहा, इसे कोई डायमंड नहीं है, इसने तुमसे झूठ बोला, यहाँ पर शायद पुलिस आएगी। डायमंड की बात इसने तुमसे इसलिए की ताकि यह हमें पकड़वा सके, इसे पता लग सके कि डायमंड की बिक्री कहाँ हो रही है। इस बात को लेकर कैथरीन और जैक दोनों लड़ने लगे और बेन गन निकाल के उनके बीच आ गया और जैक बेन से कहने लगा, क्या तुम मुझे गोली मारना चाहते हो? तब तक कैथरीन चुपके से वहाँ से निकलकर भाग गई और जैक ने बेन से कहा, तुम शायद भूल गए हो कि मैं विश्व युद्ध लड़के आया हूँ, तुम मुझे शूट करो, मैं भी तुम्हें शूट कर दूंगा। ऐसा कहकर जैक ने अपनी गन निकाल दी। गन को देखकर बेन डर गया और उसने जैक को पैसा लेकर जाने दिया और बेन ने देखा कि कैथरीन भी वहाँ से जा चुकी थी और उसे काफी गुस्सा आया। जैक पैसा लेकर जाने लगा, तभी उस पर सार्जन रॉय टाटल ने हमला कर दिया और टाटल कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था मुझे भूल मत जाना। जैक और रॉय टाटल दोनों लड़ने लगे और काफी देर लड़ने के बाद जैक ने रॉय टाटल का गला घोट के उसे मार दिया। बेन कैसिडी भी वहां से जाने लगा। तभी वहां पर मेजर माइकल पुलिस को लेकर पहुंच गया और उसने कैसिडी से कहा, मैं अमेरिका सेना के आपराधिक जांच मामले के विभाग से हूं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की टीम बेन की तलाशी लेती है और उन्हें उसके पास कैथरीन के डायमंड मिल गए और इस तरह बेन कैसिडी डायमंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। तभी वहां से पैसों का बैग लेकर जैक भी निकल रहा था। जैक को देखकर बेन कहने लगा, वो रॉय टाटल है, उसी ने मुझे डायमंड बेचे, उसे पकड़ो। जैक जंगल की तरफ भाग गया और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगे और ये मूवी की शुरुआत वाला सीन था जब जैक जंगल में पुलिस से बच के भाग रहा था। हडसन नदी के किनारे पर पहुंचकर जैक ने अपना ओवरकोट नदी में फेंक दिया। तभी वहां पर एक गाड़ी आ गई और जैक उस गाड़ी में बैठ गया। उस गाड़ी में कैथरीन थी। जैक कैथरीन से कहने लगा, मैं तो टाटल को भूल ही गया, उसने मुझ पर हमला किया था और मुझे उसे मारकर नाले में फेंकना पड़ा।
कैथरीन ने जैक से पूछा, तुम रॉय टाइटल बन के क्यों आए? जैक ने कहा, क्योंकि मुझे एक सेवर मिल गया था माइकल। वो मेरे पास आ गया था डायमंड की चोरी के बारे में पूछताछ करने के लिए। तब मैंने उसे बताया कि रॉय टाइटल ने डायमंड लूटे हैं और जिसने वो डायमंड खरीदे हैं मैं उसे पकड़वा सकता हूँ। बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मेजर माइकल मेरी बात मान गया और उसने मेरे साथ डील कर ली। तुम उस दिन मुझसे फोन पर बात कर रही थी, मैं उसी दिन तुम्हें बताने वाला था, पर तुमने फोन काट दिया। कैथरीन ने कहा, बेन के आदमी टॉमी ने आकर मेरा फोन काट दिया और उसने मुझे मारा था। उसके बाद मैंने बेन के शैंडलियर से असली डायमंड निकाल लिए और जो नकली डायमंड तुमने सूटकेस में रखकर भेजे थे वो मैंने शैंडलियर पर जमा दिए ताकि बेन को पता न चल सके कि हमने डायमंड उठा लिए। जब कैथरीन पार्टी में अपना चेहरा ठीक करने के लिए बाथरूम में गई थी तब उसने बाहर जाकर बेन की गाड़ी से डायमंड वाला सूटकेस निकाल लिया और वापस बाथरूम में जाकर अंदर से गेट लॉक कर दिया और लेडीज बाथरूम में वो सूटकेस छोड़ दिया और कैथरीन दरवाजे के नीचे से निकल गई। आगे जैक वहां पर गया और उसने कैथरीन के सूटकेस से सारे असली डायमंड निकालकर अपने सूटकेस में रख दिए और वही डायमंड उसने बेन कैसिडी को जाकर बेच दिए और पैसा लेकर आ गया। कैथरीन ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? जैक ने कहा, अब हम गायब हो जाएंगे क्योंकि बेन के अनुसार उसे डायमंड रॉय टाइटल ने बेचे थे। अब मेजर माइकल रॉय टाइटल के पीछे पड़ जाएगा। इस तरह से जैक और कैथरीन अपनी शादीशुदा जिंदगी आराम से गुजारने वाले थे और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।